2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसी के मद्देनजर विभिन्न तरह के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पर्यटन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कश्मीर में रखा गया, जिसका कई देशों ने बहिष्कार किया। हालांकि भारत अपने फैसले पर अडिग रहा और आयोजन स्थल में बदलाव नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आयोजन पर संबंधित देशों की आपत्ति के कारणों को समझेंगे, भारत के पक्ष को भी देखेंगे, साथ ही G20 की संरचना, उद्देश्य और कार्यों पर भी गौर करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, G20 सम्मेलन में श्रीनगर क्यों नहीं पहुंचे तुर्की, सऊदी अरब और चीन। इसके अलावा भी जैसे कि मिस्र है, मिस्र ने भी आखिरी समय में इस आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। आप G20 के लोगों को देख रहे होंगे। भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका जो थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया जो है, हमारी पूरी पृथ्वी जो है वह एक परिवार की है, ऐसा हम कल्पना करते हैं। और इसका थीम देखिए, वन अर्थ, एक पृथ्वी, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पृथ्वी एक है और वो पृथ्वी क्या है, परिवार की तरह है, और सभी का भविष्य भी एक ही है। यह थीम के साथ भारत इस आयोजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इसी के दरमियान जो है विभिन्न शहरों में तरह तरह के कार्यक्रम रखे गए थे। कश्मीर में भारत ने पर्यटन का आयोजन किया था, वहां पर उसकी वर्किंग कोर कमेटी की मीटिंग रखी थी। कश्मीर में ऐसा करके भारत दुनिया को एक मैसेज भी देना चाहता है, शांति का, समृद्धि का मैसेज देना चाहता है कि कश्मीर में जो है ऑल इज वेल है। तो इसको लेकर के आगे हम डिटेल से बात करेंगे, भारत के पक्ष को ध्यान से देखेंगे, और जो तुर्की है, सऊदी अरब है, चीन है या मिस्र है, ये देश क्यों नहीं आए भारत, इनका क्या पक्ष है, इसे भी देख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी मुद्दों को देखते हैं। चर्चा में क्यों आया, जैसा कि न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख रहे हैं, यहाँ है दिल्ली G20 मैसेज फ्रॉम J&K टू जनरेशन लॉस चेंज हेयर। यहाँ कहा गया है कि दिल्ली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है, अगर आप देश की राजधानी कहीं लिखा हुआ हो तो उस देश को इंडिकेट किया जा रहा है। यानी कि अगर कहीं बीजिंग आप पढ़ें तो समझे कि चीन कहा जा रहा है। तो जैसे कि दिल्ली लिखा हुआ है तो कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से बात कही जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली G20 मैसेज, G20 के मंच से एक मैसेज देना चाहता है भारत, और वहाँ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा जा रहा है कि 2 दशक जो है या उससे अधिक वक्त जो है जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया। 90 के समय से ही, 90 के दशक से ही लगभग 30-32 साल हो गए, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं चरम पे रही। धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होती रही हैं, शांति व्यवस्था बहाल है, लोगों का विश्वास जो है शासन प्रशासन में बना है। भारत सरकार यह मैसेज दुनिया को देना चाह रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ से अब बदलाव की बयार बढ़ी है। लोग जो है, युवा जो है, वह अब जो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वह जो आतंकवादी घटनाएं की बातें हैं या आतंकवादियों के ब्रेन वॉश से बच रहे हैं और उन्हें जो पनाह दे रहे थे मिलिटेंट्स को, उससे बच रहे हैं। यह भारत सरकार यहाँ पूरी दुनिया के समक्ष यह बात रखना चाह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुद्दा क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि कश्मीर अगर आयोजन स्थल रखा गया तो कश्मीर आयोजन स्थल भारत के नज़रिए से क्यों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर जो है निश्चित तौर से आतंकवाद और उग्रवाद से, अलगाववाद से पीड़ित जगह रहा है भारत के आज़ादी के वक्त से ही। उसके बाद पाकिस्तान हमेशा ही कहीं न कहीं भारत के लिए समस्या खड़ी करता रहा है, साथ में चीन उसका समर्थक रहा है। चीन भी कश्मीर को लेकर के अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि जो कश्मीर है वह विवादित स्थल है, और कहीं न कहीं वह पाकिस्तान को इसका समर्थन करता है। ठीक है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा बनाता रहा है और दुनिया के समक्ष विभिन्न मंचों से यह बात करता भी रहा है। तो भारत जो है कश्मीर में आयोजन करके यही बताना चाह रहा है। दरअसल हुआ क्या, अगस्त 2019 आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद 370 लागू था कश्मीर में। अगस्त 2019 में क्या होता है, भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, तो विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था कश्मीर को वह खत्म हो गया। इसके अलावा यहाँ क्या कर दिया गया, पहले जो राज्य का दर्जा कश्मीर को दिया गया था, आप यहाँ देख रहे होंगे, तो कश्मीर को राज्य का दर्जा, एक तो 370 खत्म किया गया, और प्लस जो राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा, उसे भी समाप्त कर दिया गया और इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग बन गया लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यह सेपरेट कर दिया गया।
यहाँ यह ध्यान देना है, इस दोनों ही जगहों को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी कर दिया भारत सरकार ने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के प्रतिनिधि वहां से अब शासन करेंगे। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जो लद्दाख है यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है पूर्ण राज्य का दर्जा तो देने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन यह बात है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि विधानसभा का चुनाव कब होगा, तो जब भारत सरकार कह रही है कि जब हमें ऐसा लगेगा कि स्थिति चुनाव के अनुकूल है, शांति समृद्धि हो चुकी है, तो हम जल्द ही इस पर चुनाव करा लेंगे। अभी यहाँ पर इसका नए सिरे से परिसीमन भी किया गया था, हमने एक वीडियो में पहले भी इसकी चर्चा की है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यह स्थिति जो है कश्मीर की अभी जो राजनीतिक स्थिति है, कश्मीर की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो यहां समझ लीजिए इस चीज को, यह पूरा कश्मीर है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो यह एरिया आप देख पा रहे हैं, यह पूरा एरिया जो देख रहे हैं यह अभी भारत के नियंत्रण में है। ठीक है, यूं तो आधिकारिक रूप से यह पूरा हिस्सा ही जो है वह भारत का है, हम अपने मैप में इसे लगाते भी हैं, लेकिन भारत का जो नियंत्रण है, जहां पर भारत सरकार अपना कामकाज करती है, सत्ता संभालती है, वह यही एरिया है, और यह एरिया लद्दाख में पड़ता है और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब दो अलग अलग राज्य हो गए हैं। ठीक, अब यहां समझिए कश्मीर का यह जो हिस्सा है जो यहां आपको दिख रहा है, यह अक्साई चीन है। 1962 का जब युद्ध हुआ था उस समय यह क्षेत्र जो है चीन के कब्जे में चला गया था। तो अभी जो है इस एरिया में यहीं पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहां पर, और उसे ही माना गया है कि भारत और चीन के बीच में अभी वही एक तरह से सीमा रेखा बना हुआ है। ठीक, यह जो एरिया आप देख रहे होंगे इसे क्या किया था, पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान ने इसे चीन को गिफ्ट कर दिया। अब बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जगह है भारत का, कब्जा में पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान भारत के कब्जे वाली जमीन को गिफ्ट किसे कर रहा है, चीन को, अपने दोस्त को। तो यह अभी चीन के हिस्से में है। और यह जो एरिया आप देख लेंगे, यह ग्रीन वाला पूरा, इसे सही से देखिए, यह क्या है, यह POK है। POK का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि इस क्षेत्र पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी बना हुआ है। ठीक है, इसमें POK का यह हिस्सा आता है, और गिलगित बाल्टिस्तान जिसका आप जान रहे होंगे, कई बार आप नाम सुनते भी होंगे, यह भी हिस्सा इसी में आ जाता है। तो यह कश्मीर की पूरी स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान का यहाँ पर दखलंदाजी है, और चीन का भी है। तो तीन देश कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ जब आप पूरी चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाएंगे तो दो तीन बातों को और आप ध्यान रखिए। जब मैंने कहा कि कई देशों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया, तो कई कारण हो सकते हैं। कश्मीर का बहिष्कार करने के कई कारण हैं, उसमें से दो तीन बातों को ध्यान रखिए। एक जो है यह विवादित क्षेत्र है, चलिए इसको देख लेते हैं, विवादित क्षेत्र की बात की गई। दूसरी जो बात है, यहां पर आप धर्म से अलग इसे नहीं कर सकते हैं इस जगह को, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अभी मैं उस पर चर्चा भी करूंगा, जो देश इसका विरोध कर रहे हैं अधिकांशतः देश जो है इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो निश्चित तौर पे धर्म एक मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कश्मीर में जो है जब ये धर्म आगे आप देखेंगे तो इस्लाम का, यहाँ पर इस्लाम जो है बहुत संख्यक में है। ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्र को लेकर के और एक धर्म को लेकर के चलना होगा आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि विरोध किनके किनके द्वारा किया गया और उनका क्या तर्क था। यदि चीन को लेकर के देखें तो चीन ने भी इस आयोजन का विरोध किया, और चीन का कहना है, इस ड्रैगन का, इनका यह कहना है कि कश्मीर जो है विवादित क्षेत्र है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी कि यह पूरा एरिया जो है डिस्प्यूट एरिया है। चीन का भी इस पर हस्तक्षेप है, पाकिस्तान का भी, और भारत का तो पूरा हिस्सा है ही। तो यह कह रहा है कि यह विवादास्पद एरिया है, यहां इसका आयोजन नहीं किया जाना चाहिए था। चीन इसके अलावा भी, पहले भी आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर, लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना दावा करता रहा है, और भारत सरकार के कोई मंत्री या प्राइम मिनिस्टर भी या होम मिनिस्टर भी अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला एरिया है वहां विजिट करने जाते हैं या लद्दाख जाते हैं तो चीन उस पर आपत्ति जताता है, क्योंकि चीन कहता है कि वह हिस्सा भी जो है विवाद का हिस्सा है, वहां जाने से भारत को बचना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले बैठक रहा है, लद्दाख में चीन उसका भी विरोध किया है। चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन निश्चित तौर पर किया जाता रहा है। आपने देखा भी यहाँ पर कि पाकिस्तान ने दोस्ती निभाते हुए यह एरिया जो है चीन को गिफ्ट में भी दिया, और अक्साई चीन जो है यह हिस्सा लद्दाख का, इस पर चीन का तो कब्जा है ही। इसीलिए चीन जो है इस क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करता रहा है, और इस एरिया से यहां पर
पाकिस्तान वाले ये जो हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान से पड़ जाता है, यहाँ पर चीन इस बंदरगाह तक पहुँचने के लिए जो वहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, सी पैक, तो इसका निर्माण कर रहा है, जो कि भारत का उस पर आपत्ति भी है। लेकिन चीन जो है इन सब वजहों से यहाँ से इस बैठक से अपना पाला झाड़ता हुआ नजर आता है। अब बात तुर्की की कर लेते हैं। देखिए, तुर्की की जब बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक क्षेत्र का बात आएगा। चीन की जब हम बात करेंगे तो चीन को लेकर के धर्म का बात नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जब हम टर्की की बात करेंगे तो दोनों ही चीज आएगा। एक तो क्षेत्र का बात आएगा और उससे ज्यादा उभर करके आएगा इस्लाम का बात, यानी कि धार्मिक एक वजह है। देखिए, टर्की जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इस्लामिक दुनिया का एक तरह से समझ लीजिए कि एक राजा घोषित करता है कि हम इस्लामिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले देश हैं। इसीलिए, और खास करके अभी क्या है, टर्की में चुनाव हो रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अर्दोआन, ये अपने जीवन के सबसे कठिन चुनावी दौर से गुजर रहे हैं। एक फेज का चुनाव वहाँ हो चुका है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन दो दल जो हैं जिनको बहुमत सबसे अधिक मिला है, इनके पार्टी को लगभग 50% के आसपास वोट मिला है और इनकी जो विपक्षी पार्टी रही है जो दूसरे नंबर पे, लगभग उसको 45-46% वोट मिला है। तो अब इन दोनों दलों के बीच वोटिंग होगी और वोटिंग कब होनी है? 28 मई को। अब यहाँ पर जो है चुनाव जब होता है, जैसे मान लीजिए भारत में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान बहुत चर्चा में रह जाता है, ठीक है। तुर्की में जब इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर भारत बहुत चर्चा में रहता है और कश्मीर का क्षेत्र बहुत चर्चा में रहता है। अन्य मंचों पर भी टर्की क्या करता है? कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारत का समर्थन नहीं करता है। ये बहुत पहले से क्लियर है कि वह इस्लामिक दुनिया का अपने आप को एक तरह से शहंशाह के रूप में दिखाता है कि मैं जो हो, यहाँ आप जानते हैं खलीफा भी यही हुआ करते थे जिसे समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वही चीजें फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाती रही है टर्की के द्वारा। इसी वजह से यह यूरोप का भी विरोध करता है, पश्चिमी मूल्यों का विरोध करता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करता है। जो चरमपंथी इस्लामिक चीजें हैं उसका भी समर्थन यह करता रहा है। चुनाव में लाभ लेने के लिए निश्चित तौर पर यह काम टर्की अभी कर रहा है, तो यह संभव है ही नहीं, कहीं से भी यह नहीं सोचा जाना चाहिए था पहले से भी कि टर्की जो है कश्मीर के बैठक में आपका समर्थन करने वाला है। वो कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल भी भारत का समर्थन नहीं करता। अर्दोगान की पूरी कोशिश है कि वो यूरोप या इस्लाम या पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखकर राष्ट्रपति चुनाव में फायदा उठाएं, ऐसे कई जो एक्सपर्ट हैं उनका यह कहना है। और इस्लामिक देशों के संगठन जो है IOC में तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की नीतियों का हमेशा ही समर्थन करता रहा है, भारत के विरोध में खड़ा रहा है। अब यहाँ एक बात देखिए, सऊदी अरब। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि सऊदी अरब क्यों, जबकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों की मुलाकात भी हो रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी। सलमान जब से वहाँ के ये इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से कई सारी जो है सुधारवादी नीतियों को अंजाम उन्होंने दिया है। लेकिन अब दोस्ती भी बहुत अच्छी है, मोदी जी कई बार मिल चुके हैं, दोनों आपस में काफ़ी अच्छा है इनका एक तरह से कह सकते दोस्ताना व्यवहार है। लेकिन बावजूद सऊदी अरब जो है यहाँ से हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है, उसने आने से मना कर दिया। ध्यान देने की बात है कि सऊदी अरब ने कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं दिया है कि वह कश्मीर क्यों नहीं आया इस बैठक में, लेकिन कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि सऊदी अरब निश्चित तौर पर एक स्वतंत्र राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ, जब आप सऊदी का ध्यान आएगा तो आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि इस्लाम धर्म से जुड़ता हुआ एक मसला हो सकता है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, या वह कश्मीर मुद्दे की वजह से पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समझ रखते हैं, उनका कहना है कि यह मामला बहुत नहीं है। बहुत मामला क्या हो सकता है, तो जो सलमान है वो सुधारवादी व्यक्ति माने जा रहे हैं और वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे चल रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सऊदी अरब का हित क्या हो सकता है, तो सऊदी अरब को प्रथम स्थान पर रखते हुए, अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह अपना राजनीतिक और विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर यह एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो यही बातें पता चल रहा है, निश्चित तौर पर जब आधिकारिक बयान आएगा तब बातें और भी खुल के आ जाएगी। मिस्र को लेकर के और भी असमंजस की स्थिति हुई कि मिस्र क्यों नहीं यहाँ आना चाहा, जबकि आपको मैं बताऊं मिस्र के जो यहाँ पर शासक थे वह गणतंत्र दिवस पे, अभी 4 महीने पहले ही गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि भी थे, वह आए भी थे। भारत ने इस बैठक के लिए भी उन्हें अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया था। मजे की बात है कि उस वक्त इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया गया
लेकिन एन वक्त पर वो हाथ खींच लिया और उन्होंने आने से मना कर दिया। अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है मिस्र के द्वारा भी नहीं दिया गया है कि मिस्र ने ऐसा क्यों किया। यदि वो पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर देता तो भारत कम से कम उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर नहीं बुलाता। मिस्र के अलावा भारत ने कई और देशों को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया था, जैसे बांग्लादेश है, आसियान के कुछ देश हैं ऐसे, लेकिन मिस्र जो है नहीं आया। अभी तक आधिकारिक बयान भी नहीं जारी किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इशू हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है अरब देश के जो समर्थन में ये हमेशा खड़ा रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है उसकी अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से काफी कंगाल हो चुकी है और उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सऊदी अरब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, काफी फंडिंग की है सलमान ने वहां पर। तो निश्चित तौर पर मिस्र कभी नहीं चाहेगा कि वह सऊदी अरब के अगेंस्ट जाए। यदि सऊदी अरब इस मीटिंग में आता तो निश्चित तौर पे ये समझिए कि मिस्र शामिल होता, वह विशेष अतिथि के तौर पे जरूर आता। लेकिन सऊदी अरब जैसे ही पल्ला झाड़ा इसने भी मना कर दिया। कोई बयान सऊदी की तरह इसने अभी तक नहीं दिया है। हालांकि एक कारण जरूर है, कई मंचों पर जो इस्लामिक मंच हैं सऊदी अरब के साथ ही या तुर्की के साथ ही मिस्र भी कहीं न कहीं कश्मीर मुद्दे पर भारत से अलग मत रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है G20 की बात कर लेते हैं। अच्छा, 2-3 कंट्री का आप समझ लीजिए, जैसे कि इंडोनेशिया की बात मैंने पहले भी कहा था। इंडोनेशिया भी वहाँ के शासन अध्यक्ष या नहीं आए थे या कोई वहाँ से मिनिस्टर भी नहीं भेजे गए थे। इंडोनेशिया ने भारत में उसका जो दूतावास है वहाँ के एक अधिकारी को भेज दिया कि आप इस मीटिंग में चले जाइए। बहुत दिलचस्पी उसने नहीं दिखाया है। तो कई देशों के साथ इस तरह की स्थिति हुई है। अब चलिए इन सब चीज़ों के बीच हम चलते हैं कि G20 दरअसल है क्या, इसकी चर्चा हम इतनी क्यों कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के प्रमुख जो है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। विकसित कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां संसाधनों का उचित दोहन किया जा चुका है, जहां जो है अर्थव्यवस्था जो है सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है, जैसे कि अमेरिका हो गया या यूरोपीय देश हो गए, वहाँ एक विकसित अर्थव्यवस्था है। और भारत, चीन हो गए, पाकिस्तान हो गए, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इस तरह के जो देश हैं यहाँ पर जो है संसाधनों का अभी दोहन होना बाकी है। अभी संसाधनों का हम सही से उपयोग भी नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, पूंजी अभी नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, लेकिन हाँ ये अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। तो ये सारे देश जो हुए विकासशील अर्थव्यवस्था के देश हुए। तो इन समूह का मिलकर एक अंतर सरकारी मंच है। औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था का एक शिखर सम्मेलन इस G20 के तहत हुआ करता है। अब जरा इस वर्ल्ड मैप पे देखिए कि G20 के कितने देश हैं। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे G20 तो 20 देश इसमें शामिल होंगे और कुछ गेस्ट कंट्री भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको ये नारंगी कलर वाला दिख रहा होगा ये सभी G20 के जो हैं सदस्य राष्ट्र हैं, और जितने भी आपको ग्रीन का ये दिख रहा होगा ये सभी जो हैं गेस्ट कंट्रीज इसके हुआ करते हैं। अब जैसे भारत देखिए, हमारा प्यारा भारत, तो भारत जो है G20 का एक सदस्य राष्ट्र है। लेकिन यही देखिए कहीं यहाँ कहीं जो धूमिल है दिख नहीं रहा है, ठीक है, अदृश्य है, वह पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान देखिए क्या G20 में शामिल है? नहीं है, पाकिस्तान G20 का देश नहीं है। अब समझ लीजिए ग्रीन में दिख रहा है यहाँ जैसे, तो क्या पाकिस्तान ग्रीन में दिख रहा है? जी नहीं। तो पाकिस्तान इसका भी गेस्ट कंट्री भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये पूरा जो मसला हुआ कश्मीर में जो आयोजन किया गया था तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने ही सबसे पहले विरोध किया था, जबकि पाकिस्तान जो है G20 का मेंबर नहीं है, ना ही गेस्ट कंट्री है, लेकिन सबसे पहले उसने विरोध किया था। पूरी दुनिया के सामने सभी को बुला बुला कर कहा था, जहां जा सकता था दूतावास से लोग भेज सकता था भेजा, और अपने मित्र राष्ट्रों के द्वारा जैसे चीन के द्वारा इस चीज़ का विरोध करवाया, और चीन ने जैसा कि हाथ खींचा भी। तो इस वजह से पाकिस्तान निश्चित तौर पर इन्वॉल्व था, बस वो दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका मेंबर ही वह नहीं है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया देखेंगे यह भी इसका मेंबर है। तो यहाँ आपको G20 के सदस्य देशों की स्थिति क्लियर हो गई। इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी, और एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच यह देता है। यहाँ बहुत ध्यान से दो चीजें आप देख लीजिए। देखिए, जब एशियाई वित्तीय संकट हुआ था उसके बाद इसकी परिकल्पना की गई थी। तब यह माना गया था कि हमारे पास एक ऐसा मंच हो जहां अर्थव्यवस्था को लेकर के बातें की जाए। तो यहां पर देखिए वित्त मंत्री, दो बातें ध्यान रखना है। एक तो वित्त मंत्री को लेकर कहा गया है, दूसरा है
केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, जैसे कि आरबीआई है, जैसे कि फेडरल बैंक है यूएसए का, तो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर यह चर्चा करें, इसके लिए G20 एक मंच प्रदान करता है। यहां समझना है कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय इसका नहीं हुआ करता है। कई बार यह प्रश्न आएगा विकल्प में, तो बहुत ध्यान से आप बिल्कुल मान के चलेंगे कि G20 है, इतना बड़ा सम्मेलन होता है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका मुख्यालय या सचिवालय होगा। बिल्कुल नहीं होता है इसका, ठीक है। तो कहीं भी आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। G20 के जो देश हैं, ग्रुप ऑफ 20, आप यहाँ पर उस सभी देश का फ्लैग से और नाम से भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो होता है प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्यों को दिया जाता है और इसको कहते हैं ट्रोइका समूह। एक टर्म है, किसी ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोइका समूह, इसका मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है G20 का, और इससे ठीक पहले पिछले साल में कौन सा अध्यक्ष रहा और आने वाले साल में कौन सी देश इसकी अध्यक्षता करेगा, इन तीनों देशों को मिलाकर के बोला जाता है ट्रोइका समूह। जैसे कि वर्तमान अध्यक्ष भारत है, पिछला अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष कौन होने वाला है इसकी बात की जाएगी। भारत देखिए 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी, उसके बाद भारत के पास ये चला गया G20 की अध्यक्षता, और अगले साल जो होने वाला है यानी कि 2024, तो ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा, G20 की प्रेसिडेंसी करेगा, तो इसी को ट्रोइका समूह कहा जाएगा। और पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के राजधानी में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। शेरपा जो होते हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे उसके व्यक्तिगत दूत को यह कहा जाता है। तो इसके द्वारा ही इस प्रक्रिया का नेतृत्व, पूरा प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। G20 के कार्य को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक होगा वित्त ट्रैक और एक होगा शेरपा ट्रैक। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ, देखिए वित्त ट्रैक से यहाँ जो फाइनेंस से जुड़ी चीजें होंगी, अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें होंगी, वह यहाँ से चलेगा, और शेरपा ट्रैक जो राजनीतिक बातें होंगी जो इस मंच से की जानी चाहिए, वह इस शेरपाओं के द्वारा होगा, जो कि राजनेता जो है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उसके व्यक्तिगत दूत हुआ करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ पर G20 के उद्देश्य को आप जान लेते हैं। देखिए मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, जो विकसित अर्थव्यवस्था है और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे, दोनों के बीच बाजार में इस तरह की स्थिति बनी रही कि कहीं भी ऐसा ना हो कि वैश्विक वित्तीय संकट आ जाए, तो वह स्थिरता बनी रही बाजार में, अर्थव्यवस्था में। इसके लिए यह मंच तैयार किया गया। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी दुनिया के 20 बड़े अर्थव्यवस्था हैं, तो जितने भी पॉलिसी मेकिंग का काम है, अगर 20 अर्थव्यवस्था एक साथ मिल बैठ करके बात करेंगे, प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन हुआ करेगा और चीजों को आपस में सुलझाएंगे, तो जो नीति निर्माण में गलतफहमी हो सकती है वह नहीं होगा, और फिर विश्व की अर्थव्यवस्था जो है स्थायी रह पाएगी और सुचारू रूप से वह चल भी पाएगी। और यहाँ पर सतत वृद्धि सुनिश्चित करना भी एक लक्ष्य रखा गया है G20 का। जोखिम कम करना है और भविष्य के लिए वित्तीय संकटों को रोकने वाले वित्तीय नियमों को भी बढ़ावा देना इसका एक लक्ष्य रखा गया है। और G20 का महत्व आप देख लेते हैं उद्देश्य के बाद कि आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी इतनी चर्चा की जाती रही है। वैश्विक अगर सकल घरेलू उत्पाद का देखें तो 80% यह साझा करता है, अपने आप में ही यह बहुत मायने रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सेदारी इसके पास है। विश्व की 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं। जलवायु परिवर्तन, डेटा विकेंद्रीकरण आदि के बारे में चर्चा के लिए देशों को एक मंच प्रदान करता है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी ये संवेदनशील है, और डेटा विकेंद्रीकरण, कहते हैं कि डेटा इज न्यू फ्यूल, तो डेटा को लेकर के जो दुनिया भर में बातें की जाती रही है, G20 उसकी बातचीत करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर इन चीजों के माध्यम से भी इस पूरी स्थिति को आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्टडी डिटेल से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि जितने भी मुद्दे हों G20 से संबंधित, भारत का क्या पक्ष है, उन सभी चीजों का आपके समक्ष रखूं। मैं उम्मीद करता हूं यह पूरी परिचर्चा आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।